Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss chapter number 8 Microbes in Human Welfare in one complete shot. तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर चल रही है एक वन शॉट सीरीज़ जिसमें हम हर एक चैप्टर को 50 मिनट से 1 आवर के बीच में ख़त्म कर देते हैं। तो उसी वन शॉट सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटा सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बिल्कुल आराम से फिनिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं काफ़ी तरीक़ों में। इससे पहले वाला जो चैप्टर है जिसकी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज़, उसमें हम पढ़ रहे होते हैं माइक्रोब्स के डिसएडवांटेजेस। लेकिन इस चैप्टर में हम देखते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं माइक्रोब्स के गुड पार्ट से, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज़ उसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स से। तो हम कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरह से हमारे लिए माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किस तरह से होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो यानी कि ये चैप्टर पूरा बेस्ड है इन चीज़ों पर। अब हमने एक बार ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली तो हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए फिर देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला डायग्राम ये है, तो इसीलिए हम इसको लेके आए हैं ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप पहचान पाए कि कौन सी चीज़ क्या है। इसमें मेन चीज़ आपको क्या देखना है कि कौन सा डायग्राम किस वाले बैक्टीरिया को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि इस इमेज में आप देखेंगे तो कैसे किस शेप के बैक्टीरियाज हैं, कुछ इस शेप्ड के बैक्टीरियाज हैं। तो ये वाले कौन से बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बैक्टीरियाज हैं, स्फेरिकल शेप के। तो ये हो गए आपके पास स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो भी कौन सा है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यानी कि ये वाले जो बैक्टीरियाज थे ना, इनको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है। ठीक है, और इनके पास क्या है, इनके पास है फ्लैजेला फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, इधर आ जाइए इस डायग्राम में। इसको तो आप जानते ही हैं, 11th में देखा है हमने इसे। कौन है ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन होता है, ये वो वाला वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को हार्म करता है। बैक्टीरियोफेज को ही क्या, अब ये है हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं अलग अलग डायग्राम बैक्टीरियाज के, और यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग डायग्राम किसके, वायरस के। पहला वायरस कौन सा, बैक्टीरियोफेज। दूसरा TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है, रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी कि ये भी टोबैको मोज़ेक वायरस है और ये भी TMV है, बस डिफरेंस है शेप का। ये वाला कौन सा है, ये रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक है, अब देखिए नीचे आ जाइए, ये क्या है, ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। किस में ग्रो कर रहे हैं, पेट्री डिश में। और ये क्या ग्रो कर रही है, फंगल कॉलोनी। ये पिक्चर दिखा के बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए ये क्या है। तो ये ग्रीन ग्रीन कॉलोनी है किसकी, फंगस की। तो ये है एक फंगल कॉलोनी, और ये क्या ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, बैक्टीरिया। आई होप हर एक डायग्राम आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम सबसे पहला पार्ट देखने वाले हैं, वो क्या है हमारे पास, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं। तो सबसे इजी एग्जांपल जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, किसका, कर्ड का। कर्ड मतलब दही। तो दही कैसे बनती है, चलो वापस से अपने हाउस होल्ड में चलते हैं और खुद से पूछते हैं कि दही बनती कैसे है। देखिए, सबसे पहले मम्मी क्या करती है, सबसे पहले वो दूध लेती है। ठीक है, दूध लिया, उसको क्या करा, उसको वार्म किया। कितना टेम्परेचर तक, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक उसके टेम्परेचर को लेके गई। उसके बाद थोड़ी सी दही उसमें डाल दी। जब उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्या करी, उसमें थोड़ी सी दही डाल दी। वो दही जो हमने थोड़ी सी डाली उसको ही क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम। ठीक है, तो इनोक्यूलम डाली। अब इस इनोक्यूलम, भले ही ये बहुत ज़रा सी दही थी लेकिन इसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये फटाफट से क्या करने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। मल्टीप्लाई कर करके क्या करेंगे आगे जाके, जैसे ही हमने इनोक्यूलम डाला तो ये क्या करेंगे, ये बन जाएंगे यहाँ पर, ये करेंगे कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क को कोएगुलेट कर देंगे।
और जैसे ही कोएगुलेशन ऑफ मिल्क कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी कर्ड। यही प्रोसेस था दही बनाने का, सबको पता होगा ये तो, है ना। तो अब देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। लिखा है कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है जब हम कर्ड बनाते हैं दही से। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये वाले बैक्टीरियाज को हमने एक और नाम दे दिया। क्या नाम दिया हमने? लैब। ठीक है, और इस लैब की फुल फॉर्म क्या है? लैब की फुल फॉर्म होती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज जो हैं हमारे पास, इनका नाम हमने लैक्टोबैसिलस का नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज क्यों रखा? क्योंकि जो ये लैक्टोबैसिलस है ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये लैक्टिक एसिड को रिलीज़ करते हैं, इस वजह से हमने इनका नाम रख दिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। ठीक है, क्या करते हैं ये मिल्क में ग्रो करते हैं और उसको दही में चेंज कर देते हैं। ओके, मैंने क्या बोला? लैब क्या करेगा? ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं ये क्या करेंगे? कोएगुलेट करेंगे मिल्क को। ठीक है, और उसके प्रोटीन्स को क्या कर लेंगे? पार्शियली डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये जो दूध से दही बनाई, इसका क्या फ़ायदा है भाई? देखो, फ़ायदा क्या होता है कि जो कर्ड होती है ना, सबसे पहली चीज़ कि उसमें अगर हम कर्ड और मिल्क को कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम कर्ड और मिल्क को कंपेयर करें तो कर्ड के पास ज़्यादा विटामिन B12 होता है। ठीक है, ज़्यादा विटामिन B12 होता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। ठीक है, कैल्शियम भी इसमें दूध से ज़्यादा होता है। तो मिल्क को कर्ड में चेंज करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, और हमारे स्टमक के लिए भी दही बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हमारी गट हेल्थ को ये क्या करती है? इम्प्रूव कर देती है। तो अब हम बात करने वाले हैं डो की। ठीक है, अब डो, वो वाला डो, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। किसका हम एग्जाम्पल लेंगे? यहाँ पर एक सेकेंड, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं छोले भटूरे का। सबने खाया होगा, बहुतों के तो फेवरेट भी होंगे, है ना। अब ये जो छोले भटूरे होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भटूरे का डो बनाया जाता है तो उसको किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए 1 से 2 घंटे रखा जाता है, या कुछ ज़्यादा भी। और फर्मेंटेशन से पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, या तो इनो, या फिर बेकिंग सोडा, या फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यीस्ट को। ठीक है, क्या होता है इससे? जो हमारा डो होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, फूला फूला सा हो जाता है। अच्छा, और ये जो फूला फूला सा होता है ये क्यों होता है? जो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है, क्यों आती है? ये आती है CO2 की वजह से, क्योंकि जब CO2 रिलीज़ होता है तो वो क्या रिलीज़ करता है अपने साथ? एक पफ्ड अप अपीयरेंस। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। ये वही बेकर्स यीस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यीस्ट होती है जो कि डो को एक पफ्ड अप अपीयरेंस देती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्करोमाइसिस सेरेविसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉडी। टॉडी क्या होती है? टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथर्न इंडिया में यूज़ करी जाती है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं? जो पाम्स होते हैं उनके सैप को फर्मेंट करके ये ड्रिंक बनाई जाती है। ठीक है, देन कम्स आपका माइक्रोब्स। फिशेस को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं ताकि फूड बन पाए। अब देखो, जहाँ भी आपका फर्मेंटेशन आ जाए ना, अगर कहीं पर भी आप ये वर्ड देख रहे हैं फर्मेंटेशन, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आप माइक्रोब्स का यूज़ तो ज़रूर कर रहे हैं। माइक्रोब्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं तभी फर्मेंटेशन हो रही है, क्योंकि फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि CO2 का रिलीज़ होना। अगर CO2 का रिलीज़ हो रहा है तो ये CO2 का रिलीज़ कौन कर रहा है? माइक्रोब्स ही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं। स्विस चीज़, किसने टॉम एंड जेरी देखा है? होप सबने देखा होगा। तो टॉम एंड जेरी में जो चीज़ होती है, अगर कभी ध्यान से देखा हो तो उसमें ना बहुत बड़े बड़े से होल्स होते हैं, बड़े बड़े से। तो वो क्यों होते हैं? वो होते हैं क्योंकि उस चीज़ में CO2 का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। और ये कौन करवाता है CO2 का प्रोडक्शन? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी।
ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा CO2 प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पफ्ड अप अपीयरेंस के साथ साथ होल्स भी दिखने लग जाते हैं स्विस चीज़ में। देन कम्स योर रॉकफोर्ट चीज़। इसको एक फंगी क्या करती है, फर्मेंट करती है और इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। ठीक है, आगे आ जाइए अब आप। अच्छा देखिए, इतना तो सबको पता है कि जब रेस्पिरेशन होता है और ग्लूकोज टूट के क्या बनता है, पायरोवेट। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरोवेट। इसका तो सबको बात पता होगी। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरोवेट क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ऐसे 2 कंपाउंड्स बन जाते हैं पायरोवेट के। इतना तो सबको क्लियर है। अब ये पायरोवेट अगर एस्परजिलस के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका लैक्टिक एसिड और सोया सॉस वगैरह। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अब सबको लगता है कि सिर्फ सोया सॉस ही तो बनाता है, लेकिन भाई लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के साथ रिएक्ट करवा दो तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे चीज़, योगर्ट वगैरह बनता है। ठीक है, सैकरोमाइसिस सेरेविसिस, जिसकी अभी अभी बात करके है, क्या क्या बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। और क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। ठीक है, इथेनॉल से क्या बनेगा, वाइन। और इथेनॉल प्लस CO2 रिलीज कर दे तो बियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में किस तरह से माइक्रोब्स यूज़ करे जाते हैं। देखिए, जो इंडस्ट्रियल स्केल पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो देखिए, अगर इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि माइक्रोब्स हमें बहुत बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें लार्ज क्वांटिटी में सामान चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमने एक स्पेशल लार्ज वेसल्स बनाए जिनका नाम था फर्मेंटर्स, जिनकी जो इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 100 से 1000 लीटर तक जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है हमारे पास फर्मेंटेड बेवरेजेस का। अब जो हमने बेकर्स यीस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वही यहाँ पर यूज़ हो रही है, सैकरोमाइसिस सेरेविसे। बट क्योंकि यहाँ पर ये बेवरेजेस को फर्मेंट कर रही है, इस वजह से हमने इसको एक नया नाम दे दिया, दैट इज ब्रूअर्स यीस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, बेकर्स यीस्ट ही क्या है आपकी, बेकर्स यीस्ट ही क्या है आपकी, ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देखो ये क्या क्या करवाती है, ये मॉल्टेड सीरियल्स को फर्मेंट करती है, जूसेस को, और क्या प्रोड्यूस करती है उससे, इथेनॉल। ठीक है, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है। वहीं पर जो विस्की, ब्रांडी और रम है वो डिस्टिलेशन के साथ प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमने करा फर्मेंटेशन, ठीक है, अगर हमने सिर्फ करा फर्मेंटेशन तो क्या होगा, आपका लेस अल्कोहल प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। ठीक है, और अगर हमने फर्मेंटेशन के साथ साथ एक स्टेप और हम आगे बढ़ गए, विच इज़ योर डिस्टिलेशन, तो क्या हो जाएगा आपका, फर्मेंटेशन प्लस डिस्टिलेशन के साथ अल्कोहल की जो क्वांटिटी है आपकी ड्रिंक में वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास कभी एग्जांपल पूछ लें कि बताइए सिर्फ फर्मेंटेशन से बनने वाली ड्रिंक और फर्मेंटेशन प्लस डिस्टिलेशन से बनने वाली ड्रिंक्स कौन सी हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या होगा सोचने का, कि अगर उस ड्रिंक में अल्कोहल की क्वांटिटी कम है तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन से बना है, लेकिन अगर अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है यानी कि वहाँ पर फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दोनों का यूज हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब कि लाइफ। तो अगर हम इसका एक जॉइंट मीनिंग बनाएं तो वो बन जाएगा अगेंस्ट लाइफ, राइट। तो क्या ये लाइफ के अगेंस्ट है? अगर हम अपने केस की बात करें तो नहीं, फॉर ह्यूमंस नहीं, अगेंस्ट लाइफ नहीं है, लेकिन फॉर माइक्रोब्स इट इज़ अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स के लिए अगेंस्ट लाइफ होती है, क्योंकि ये उनको क्या कर देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे वो जो भी डिसीज़ करने वाले हैं वो नहीं होती। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स हैं क्या, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, दूसरे माइक्रोब्स की जो कि डिसीज़ कॉज करने वाले हैं उनको मारते हैं और उनकी फर्दर ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हुआ क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, इस पर वर्क कर रहे थे, और हुआ क्या, इन्होंने अपने एक अनवॉश्ड, एक बिन धुला इनका एक कल्चर प्लेट थी, उस पर देखा कि वो ना वहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने फिर नोटिस किया
कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या कर रहा है, ये पेनिसिलियम नोटेटम ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा, किसकी, स्टाफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की, क्योंकि ये एक केमिकल रिलीज कर रहा है और वहीं से इस केमिकल का नाम उन्होंने रख दिया पेनिसिलिन। बाद में अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ने इस एंटीबायोटिक का पूरा पोटेंशियल डिस्कवर करा कि ये कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए, जिसकी वजह से इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स और उनके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला है एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना कि कौन सी चीज़ क्या है, जैसे एस्परजिलस नाइगर फंगस है, एसिटोबैक्टर एसिटाई आपका बैक्टीरियम है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया और सेक्रोमाइसिस सेरेविसे यीस्ट है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट आपसे मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, क्या प्रोड्यूस करती है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से पता चल रहा है एसिटोबैक्टर, तो बैक्टर है, बैक्टर से पता चल गया कि एक बैक्टीरिया है, और एसिटो से पता चल गया कि ये एसिटिक एसिड बनाता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये ब्यूटाइली से हमें पता चल गया कि ये ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस तो हमें पता ही है, एक बैक्टीरिया है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और सेक्रोमाइसिस सेरेविसे को भी अभी हमने पढ़ा, ये इथेनॉल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब हम कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लाइपेज। तो लाइपेज को लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो डिटर्जेंट्स हैं इनमें कौन सा एंजाइम होता है यूज़, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्च वगैरह को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, देन कम्स योर पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। जो हमारे बॉटल्ड जूस होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा रियल जूस वगैरह, इनमें ना ज़रा सा भी पल्प नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या डाल दिया जाता है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज। तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज क्या करते हैं, जितने भी पल्प होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और उन जूसेस को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन रिलीज कर रहा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, और ये एक क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी क्लॉट है, ठीक है, तो उसको, उस पेशेंट को अगर आप स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दें तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ क्लॉट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि कौन रिलीज करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है क्या, फंगाई है। ठीक है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ होता है। अब देखिए क्या होता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, कभी भी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती आराम से किसी और के ऑर्गन को और उस पर अटैक करने लग जाती है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको एक फॉरेन एजेंट समझ के, तो उस इम्यून सिस्टम के एक्शन को सप्रेस करने के लिए कि हमारी बॉडी इजीली उस फॉरेन ऑर्गन को एक्सेप्ट कर पाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। ये जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, उन्हें रोकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं वो ईजिली सर्वाइव कर पाए। ठीक है, देन कम स्टेटिन। स्टेटिन को प्रोड्यूस करता है मोनेस्कस परप्यूरस, जो कि एक यीस्ट है, और ये काम करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने का। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कैसे लो करता है, ये यूज़ करता है एक टेक्निक जिसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब जैसे कि जो कोएंजाइम है, ठीक है, एक कोएंजाइम है कोएंजाइम ए, ठीक है, अगर ये सपोज़ उसका नाम अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ इसको बी के साथ बॉन्ड बनाना है और अगर ये A+B हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्टैटिन है ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि इस एंजाइम को बी से ना जुड़ने दे और ये खुद जाके कोएंजाइम ए से अटैच हो जाता है। अगर ये कोएंजाइम ए से अटैच हो जाएगा तो फिर ये कोएंजाइम ए किसी और से बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, और अगर ये बी से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएंगे। इसीलिए इस टेक्निक को बोला गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि देखिए कंपटीशन के थ्रू
कंपटीशन के थ्रू इस प्रोसेस को इनहिबिट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बोला जा रहा है कि बताइए या तो आप पहले लग जाए, देखते हैं कौन पहले लगेगा, बी पहले बॉन्ड बनाएगा या फिर स्टैटिन। ठीक है, तो स्टैटिन पहले बॉन्ड बना के क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर देता है। अब आ गए हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जिसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? जितना भी गंदा पानी वेस्ट वाटर हमारे हाउस से, ऑफिस से, इंडस्ट्रीज से आता है, उसको बोलते हैं सीवेज। अब इतना गंदा पानी अगर इसको डायरेक्टली हम अपने रिवर्स में छोड़ देंगे तो क्या होगा, बीमारियां फैलने लग जाएंगी, माइक्रोब्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे हम, और लाइफ पर बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, आपदा आ जाएगी। क्योंकि ह्यूमंस की तो डेथ होगी, उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, सबकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए इस वाटर को ट्रीट करना और इसको स्वीटेबल बनाना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इस सीवेज ट्रीटमेंट को। सीवेज ट्रीटमेंट होता है 2 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम 2 प्रोसेसेस पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो क्योंकि इसका नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम फिजिकली चीज़ों को हटाएंगे पानी में से जो हमें दिख रही हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर बना लेते हैं एक प्यारा सा छोटू सा डायग्राम। ठीक है, अभी हम बनाते हैं यहाँ पर एक डायग्राम। ये देखिए होता क्या है, ये है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है पानी और यहाँ पर लगा दी है हमने सीव मतलब छलनी, बहुत बारीक छलनी। ठीक है, और यहाँ पर हमने रख दिया है कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर को बोलते हैं सेटलिंग टैंक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जितना भी डर्ट, बड़ा बड़ा डर्ट होगा वो क्या होगा, ऊपर रह जाएगा, और बाकी का डर्ट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, है ना। जितना भी डर्ट होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो छोटा छोटा सा डर्ट होगा बस वही आएगा। तो यहाँ पर हमने, ये हो गया पानी जो यहाँ से आया नीचे फिल्टर होके, और बाकी पत्थर वत्थर सब कहाँ रह गए, इस सीव ट्यूब में रह गए। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ दिया 8 से 10 आवर्स के लिए। ये जो हमने पानी रखा था इसको हमने 8 से 10 घंटे के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जब हम इसको 8 से 10 घंटे के बाद देखेंगे ना, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, अभी दिखाते हैं। जैसे आपका सेटलिंग टैंक था, ठीक है, हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि नीचे ना एक ऐसा सा बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है, एक गाढ़ा गाढ़ा सा सब्सटेंस है, और ऊपर क्या है, ऊपर है पानी। ठीक है, ये हो गया आपका पानी। ठीक है, अब ये जो था, ये तो था आपका प्राइमरी स्लज। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। जब आप किसी लिक्विड को एक टाइम के लिए रख दें और जो भारी भारी सब्सटेंस है वो नीचे सेट हो जाए और हल्का वाला सब्सटेंस ऊपर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर हमने करी फिल्ट्रेशन, यहाँ पे हम कर रहे हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, और ये ऊपर वाला पानी क्या हुआ हमारा, प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को लेकर जाएंगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो फिजिकली तो हमने जितनी चीज़ें हम हटा सकते थे, गंदगी वगैरह, वो हमने हटा दी है। अब हमें इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। हमारे पास ये पानी आया, ठीक है, ये स्क्रीन है जिसे मैंने क्या बोला था, सीव। ठीक है, यहाँ से जितनी भी मोटा मोटा कचरा था वो हट गया। अब ये जो ग्रिट है, यानी कि जो पतला पतली चीज़ें हैं वो यहाँ आ गई। अब हमने क्या करवाई, ये तो हो गई फिल्ट्रेशन, है ना। अब हमने करवाई सेडिमेंटेशन, हमने कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ दिया, और जब हमने इसको कुछ घंटों को छोड़ा, हमने इसको कुछ घंटे के लिए छोड़ा, तो हमने देखा कि जो भारी भारी सा सामान था वो नीचे आ गया और पानी ऊपर आ गया। इसी पानी को हमने प्राइमरी इफ्लुएंट बनाकर क्या कर दिया, आगे भेज दिया। और ये इफ्लुएंट को अब हम किस में यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ये देखिए, ये आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं।
ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये जो हम प्राइमरी इफ्लुएंट लेकर के आए थे प्राइमरी ट्रीटमेंट से, उसको हम एयरेशन टैंक्स में डाल देते हैं। ठीक है, एयरेशन टैंक के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले हैं। अब जब इतनी सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी तो यहाँ पर एरोबिक माइक्रोब्स बहुत जल्दी 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 ग्रो करने लग जाएंगे। किसकी फॉर्म में? फ्लॉक्स की फॉर्म में। फ्लॉक्स मतलब ये ना माइक्रोब्स एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन बना रहा है? फंगाई और बैक्टीरिया, ये दोनों मिलकर एक कैसा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, ग्रो करते करते ये जो माइक्रोब्स हैं, अच्छा अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि एक तरफ है हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर, है ना, और एक तरफ है मेरे पास क्लीन वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किस में ज़्यादा होगा, पॉल्यूटेड में या क्लीन में? तो ऑब्वियसली किस में होगा? जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो पॉल्यूटेड वाटर में ज़्यादा होगा और क्लीन वाटर में कम होगा। अब किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है खाना, तो बैक्टीरियाज का खाना क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बैक्टीरियाज कहाँ ज़्यादा ग्रो करेंगे? बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर में, और क्लीन वाटर में कम ग्रो करेंगे, है ना। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं, अब ये ग्रो कर रहे हैं तो इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इनकी ऑक्सीजन डिमांड भी पॉल्यूटेड वाटर की क्या होगी? ज़्यादा होगी। O2 डिमांड यहाँ पर ज़्यादा होगी, और क्लीन वाटर में तो बैक्टीरिया ही कम है तो ऑक्सीजन डिमांड भी तो कम ही होगी। इसी ऑक्सीजन डिमांड को बोलते हैं BOD, जिसकी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है या कम पॉल्यूटेड है। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि जिस भी पानी की BOD ज़्यादा होगी मतलब वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और जिसकी BOD कम होगी वो कम पॉल्यूटेड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं बहुत जल्दी माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो फटाफट से खाना खाएंगे, और उनका खाना कौन है? ऑर्गेनिक मैटर, और हमें ऑर्गेनिक मैटर ही तो ख़त्म करना है ना। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जल्दी जल्दी कौन कंज्यूम करेंगे? एरोबिक बैक्टीरियाज। और एरोबिक बैक्टीरियाज का खाना, जब वो अच्छे से उनको खाना मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, तो BOD उस टाइम पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जैसे ही खाना ख़त्म होने लग जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होने लग जाएगा, यानी कि पानी क्लीन होने लग जाएगा, तो बैक्टीरियाज क्या करने लग जाएंगे? बैक्टीरियाज उस टाइम पर उनकी वो धीरे 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 करके कम होने लग जाएंगे, और उनकी ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। और उसी पॉइंट पर जब उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, हम समझ जाएंगे कि पानी हो चुका है क्लीन। तो इस वजह से जो BOD होता है वो एक मेजरिंग टेक्निक होती है, ये पता करने के लिए कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में। जितना कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वो पानी साफ होगा। तो इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा BOD उतना ही ज़्यादा वो वाटर पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, एक बार BOD कम हो जाए सीवेज वाटर का, तो हम समझ सकते हैं कि अब इफ्लुएंट रेडी है नेक्स्ट जगह भेजने के लिए। अब हम BOD को कहाँ भेजेंगे? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है? पिछली स्लाइड में बताया था, हम सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही सेटलिंग टैंक में ये जाएगा, तो जितने ये जो बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे, ये तो भारी है, पानी तो हल्का है, तो ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या करेंगे? उस टैंक के नीचे बैठ जाएंगे, और ये पानी कहाँ आ जाएगा? पानी ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्लज, है ना, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्लज। और ये वाला जो पानी है जो अब फ्री हो गया है, इसको हम भेज देंगे रिवर में, क्योंकि ये बिल्कुल क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। ओके, अब ये जो सेकेंडरी, चलो अब ये पानी तो चला गया, अब इस सेकेंडरी स्लज का क्या करें? फेंक दे? नहीं, अब हम इसमें से क्या करेंगे? थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे एयरेशन टैंक में, ताकि फिर से एक इनोक्यूलम यूज़ करके, जैसे हमने दही जमाई थी वैसे ही हम क्या करेंगे? एयरेशन टैंक, यानी कि जो पहले इससे पहले वाली स्लाइड में हमने करा, हम क्या करेंगे? उसको एयरेशन टैंक में डाल देंगे, ताकि अब जो और पानी वहाँ पर BOD कम कर, जो और पानी वहाँ पर साफ़ हो रहा है उसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर पाएँ। ठीक है, अब जो बाकी स्लज का पार्ट बचेगा
उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हम लार्ज टैंक्स में पास कर देंगे जिसका नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हम क्या ग्रो करने वाले हैं, एनएरोबिक बैक्टीरियाज, यानी कि वो वाले बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। अब ये वाले जो बैक्टीरियाज है एनएरोबिक बैक्टीरियाज, ये डाइजेशन करते हुए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तीनों गैसेस मिलकर के बनाती हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, इसको एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो नीचे मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इफ्लुएंट बचा था ये वाला, इसको हम कहाँ पास कर देते हैं, रिवर और स्ट्रीम्स वगैरह में पास कर देते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी में डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइमरी क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यहाँ पर हमने किसी भी माइक्रोब्स का यूज़ नहीं करा है ना, और ये इनएक्सपेंसिव है और लेस कॉम्प्लिकेटिव है, जल्दी जल्दी हो जाता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ही तो कर रहे हैं। सेकेंडरी सीवेज प्लांट क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव भी है, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। किस तरह से बायोगैस को प्रोड्यूस करने में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। पहली बात ये तो हम पीछे ही क्लियर कर चुके हैं कि किस तरह से हुआ था। जब हमने एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में अपने सेकेंडरी स्लज को डाला तो वहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करने लग गए और उन्होंने प्रोड्यूस करी कुछ गैसेज। उन गैसेज के मिक्सचर को हमने बोला बायोगैस। तो वही पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, तो बायोगैस सबसे पहले क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल की तरह। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं किस पर, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर सेल्यूलोजिक मटेरियल पर, और प्रोड्यूस करते हैं CH4 यानी कि मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज H2S। ठीक है, और इन बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, मीथेनोजेंस, जिसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये बैक्टीरियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमन ऑफ कैटल में, जैसे कि काउ, गोट, इन सब के रूमन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके गट में बहुत सारा सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। भाई यही सब तो खाते हैं ये, है ना। तो रूमन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को तोड़ने में और उनको, उन कैटल्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए जो इनका डंग होता है, जैसे कि काउ डंग, जिसको कॉमनली बोला जाता है गोबर, यहाँ इस गोबर में बहुत ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया होते हैं, यही वाले बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और हम इसी डंग को यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। और जब हम डंग को यूज़ करके बायोगैस बनाते हैं तो उस गैस को क्या बोल देते हैं हम, गोबर गैस। अब हम पढ़ते हैं बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट्स का जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, वो दो बहुत ही अच्छे कमीशन और इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर किया, जो कि सबसे पहला वाला है IARI, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड देन KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म के साथ याद करना। ठीक है, अब क्या होता है इन बायोगैस प्लांट में, तो सबसे पहले इस बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट का टैंक होता है। ठीक है, जिसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और डंग की स्लरी बनाई जाती है। डंग की स्लरी मतलब डंग और वाटर को ऐड करके एक पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है कि जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी ना, ये कवर ऊपर होता जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ये कवर ऊपर 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 होता रहेगा। अब इसी प्लांट के पास एक आउटलेट होता है। ठीक है, जो कि जो आसपास में घर होते हैं उनके पाइप से कनेक्टेड होता है और वहाँ से ही सप्लाई होती है ये बायोगैस। ठीक है, अब ये जो स्लरी हमने यूज़ करी, इसको रिमूव कर दिया जाता है दूसरे आउटलेट से और उसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र की तरह। तो इसीलिए बायोगैस को हम कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका बायोगैस प्लांट। देखो यहाँ तो डंग एंड वाटर का हमने, एक सेकेंड, यहाँ तो हमने डंग एंड वाटर की बनाई स्लरी। ठीक है, यहाँ पर ये वो बचा हुआ स्लज जिसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे। ये है वो फ्लोटिंग टैंक, ये है वो डाइजेस्टर। जैसे जैसे यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती जाएगी ये जो है ऊपर की तरफ जाता रहेगा और ये है वो आउटलेट जिससे ये गैस सबके घर में पहुँचेगी। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स को एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी कि जो पेस्ट, डिसीजेस और इन सब को कम करता है। ठीक है, तो नेचुरल वाले देखते हैं पहले। जो लेडी बर्ड है वो एफिड्स को कंट्रोल करती है। अगर आपने लेडी बर्ड कहीं छोड़ दी तो वो सारी एफिड्स को खा जाएगी। ड्रैगन फ्लाई छोड़ दी तो वो सारी मॉस्किटोज़ को खा जाएगी। बीटी, कॉटन,
एक एग्जाम्पल है किसका, बैसिलस thuringiensis का। तो ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक में। देन कम्स फंगी। तो कौन सी फंगी है, ट्राइकोडर्मा। ये हेल्प करती है, ये रूट सिस्टम के साथ एसोसिएशन बना के प्लांट पैथोजेंस को रोक देती है। देन कम्स बैक्यूलो वायरसेस। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को और अदर आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करके क्रॉप को बचाते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स की बात करें तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं सॉइल में, और इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अब बैक्टीरिया सिम्बायोसिस करता है। ठीक है, सिम्बायोसिस मतलब कि एसोसिएशन बना लेता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, जिसका एग्जांपल है राइजोबियम। फ्री लिविंग हो सकते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर एंड एजोरोस्पाइरिलियम। देन फंगी भी सिम्बायोसिस करता है, कैसे, वो बनाता है ग्लोमस के साथ, ग्लोमस के रूट सिस्टम के साथ एक एसोसिएशन बनाता है जिसे बोलते हैं माइकोराइजा, और क्या करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट को हेल्प करता है इन इट्स ग्रोथ। साइनोबैक्टीरिया भी करता है सिम्बायोसिस किसके साथ, एजोला के साथ। और कौन सा साइनोबैक्टीरिया करता है, एनाबीना। अगर हम फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था, ईजी सा चैप्टर था। आई होप आपको पसंद आया हो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बताना, और कीप सपोर्टिंग।